एक भारतीय व्यक्ति जापान में रहता है। जापान में उसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं। वो हर रोज किसी न किसी जापानी को चाय पिलाया करता या उनसे मिलनसार किया करता। अब एक दिन चाय पर बैठा हुआ भारतीय कहता है कि मैंने बहुत सारी चीजें जापान में महसूस की हैं, लेकिन अपने लिए एक दूसरा ही नजरिया महसूस किया है। एक जापानी से कहा। जापानी पूछता है कि क्या महसूस किया आपने? इसने कहा कि मैं हर जापानी से बहुत ही प्यार से और उसे अपने घर बुलाने में कोई भी झिझक नहीं समझता हूँ, लेकिन मुझे करीबन बीता 1 साल बीत गया है, लेकिन किसी भी जापानी दोस्त ने मुझे एक कप चाय पर भी नहीं बुलाया है। इसी बात पर जापानी मुस्कुराते हुए कहता है कि भारतीय लोग ना देश के लिए नहीं जीते हैं, वो पेट के लिए जीते हैं। ये बात हमारे भारत के व्यक्ति को बहुत बुरी लगी। तो जापानी मुस्कुराते हुए कहता है कि बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जब रीजन या कारण बताऊंगा तो तुम भी इस बात को सत्य मानोगे। पहली बार में तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। अपने देश की बुराई मैं एक पल भी नहीं सुन सकती। भैया, मैं सबसे बड़ी देशभक्त हूँ, चाहे कोई भी हो। यहाँ पर एक मुस्लिम लड़की ने बहुत बेकार बयान दिया। उसने कहा वो खुद हैदराबाद में नौकरी करती है और दिल्ली की रहने वाली है। आप लोग समझ चुके होंगे। और वो आप पता है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है? वो नाबालिग है। चलो, ये तो हुई घुमाने वाली बात। इनके बारे में अगर हम बोलने बैठ गए ना तो शायद बहुत लोगों की जुबान बंद हो जाएगी। और बहुत सारे मेरे भाई मतलब जो कहते हैं कि हम भाईचारा है, वो वीडियो बना बना कर कह रहे हैं क्या बिगाड़ लिया हमारी शहजादी का, हमारी शहजादी की बेल भी हो जाएगी। वाह, बहुत खूबसूरती और बहुत अच्छा रिश्ता निभा रहे हो आप। आपके रिश्ते निभाने में कोई कमी नहीं है, कमी हमारी तरफ से है। आज चलिए, कहते हैं ना कि अपने आप में जिस दिन हमने कमी ढूंढनी शुरू कर दी ना, उस दिन हमारा अच्छा टाइम आना शुरू हो जाएगा। आज हम आपको आपकी कमियां और अपनी कमियां गिनवाते हैं। कैसे थी हमारी कमियां और कैसे एक जापानी ने कहा कि भारतीय लोग देश के नहीं पेट के लिए जीते हैं। क्यों कहा? इसका जवाब तो देना पड़ेगा और इसका जवाब लेना भी पड़ेगा। चलिए, उस यहाँ पर जापानी व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा आपको बताती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो विदेश में नौकरी करते हैं। विदेश में नौकरी करने के दौरान 1 साल उन्हें वहां पर हो जाता है। 1 साल की जिंदगी बीत जाती है, लेकिन उसने वहां पर कुछ महसूस किया। महसूस क्या किया? लोग बहुत मिलनसार हैं, लेकिन इस व्यक्ति को कोई भी अपने साथ घुमाने या अपने घर ले जाने की कोशिश नहीं करता है। भारतीय व्यक्ति हर जगह अपने हाथ फैलाते हैं, सीना आगे कर देते हैं। भैया, हम तो मिलनसार हैं, आओ हमारे गले लग जाओ, हमने तो बहुत कुछ तुम्हारे लिए सजा कर रखा है, जिसका भुगतान हम अब तक कर रहे हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति चरमराता हुआ, डरता हुआ बोल ही देता है, भाई देख, तुम बुरा मत मानना, मैं हर रोज तुम्हें किसी ना किसी चीज की ट्रीट देता हूँ, खाने के लिए देता हूँ, अपने पैसों से भी देता हूँ, लेकिन कभी आप लोगों ने मुझे एक कप चाय तक नहीं पिलाई। यहाँ तक कि कभी ये नहीं कहा कि हमारे घर चलो, हमसे मिलो, मिलनसार बनो। ऐसा क्यों? जापानी मुस्कुराता है और कहता है कि हमारे यहाँ आपका इतिहास पढ़ाया जाता है। तो भारतीय व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, बड़ी अच्छी बात है, हमारा इतिहास पढ़ाया जा रहा है जापान में। तो वो व्यक्ति कहता है, जो जापानी होता है, कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इतिहास हमें क्यों पढ़ाया जाता है? इतिहास हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि भारत को देखो, भारत कैसे गुलामी झेल चुका था, और ये गुलामी हमें नहीं झेलनी है, हमें नहीं झेलनी है। भारतीय लोगों की गलतियां हमें इतिहास में पढ़ाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो भारतीय इंसान होता है, व्यक्ति, वो भाई अपनी गलतियों को जानने के लिए तैयार हो जाता है। भाई बात क्या है, मुझे पूरी बात बताओ, आखिर मामला क्या है, तुम ऐसे उखड़ी उखड़ी बातें क्यों कर रहे हो? जब ये व्यक्ति दर पर्दे खोलता है तो भारतीय व्यक्ति हिल जाता है। ये कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल करूं तो सीधा सीधा जवाब देना। ये कहता है कि हाँ, मैं सीधा ही जवाब दूंगा। ये जापानी कहता है कि तुम्हारे देश में कितने मुगल आए थे? भारतीय व्यक्ति चुप और मौन। कहा कि ज्यादा नहीं आए, अपनी सेना के साथ आए, एक कबीला आया। तो यहाँ पर ये कहते हैं जो मध्य एशिया से जो मुगल आए थे उनके बारे में ये जापानी कहता है, जब वो तुम्हारे देश में आए तो क्या वो इतनी सेना लेकर आए थे कि तुम्हारी इतनी जनसंख्या थी जो सेना को हरा नहीं पाई? यहाँ पर भारतीय कहता है कि नहीं, उस हालात ही ऐसे बने थे कि लोगों में विपरीत दिशा और कुछ राजा महाराजा उनके साथ मिल गए। जापानी कहता है कि यही तो गलती है।
मुगलों के साथ मिलकर यहाँ के राजाओं ने अपनी बेटियों की शादी करवाई, क्यों? यहाँ पर ये जापानी कहता है कि हमने आपका इतिहास पढ़ा है, महाराणा प्रताप ने जब युद्ध लड़ा था अकबर से, तो उसमें महाराणा प्रताप की सेना कंफ्यूज हो जाती है, यानी भ्रमित हो जाती है कि किस पर वार किया जाए, क्योंकि जो अकबर की तरफ से सेना लड़ रही थी ना, वो भी यहाँ पर राजपूताना ही थे। अब आप बताइए, ये जापानी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या वो लोग अपनी लड़ाई रोककर क्या उस अकबर को नहीं मार सकते थे? उनके पास मौका था, क्योंकि वो सेना में भर्ती थे, अकबर की सेना में भर्ती थे और भारतीय थे। तो किया ना उन्होंने पेट के लिए, चंद चांदी और सिक्कों के लिए उन्होंने अपना ईमान बेच दिया। वो उनकी फौज में भर्ती हो गए। सबसे पहली गलती भारतीयों की, बाहर का कोई भी व्यक्ति आता है तो अपने घर के सदस्य को पीछे करते हैं और उस व्यक्ति को गले लगाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हमारी पीठ पीछे खंजर घोंपने वाला है। ये भारतीयों की गलती हमें इतिहास में पढ़ाई जाती है। ये भारतीय मौन बैठा रहा, इसकी आंखें नम होने लगती हैं। बात तो सही है। यहां पर जब पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था, आपको गिना रही हूं मैं, तो सबसे पहले विरोध किसने किया? जयचंद ने। जयचंद उस वक्त विरोध नहीं करता तो आज भारत की तस्वीर अलग होती। जहां उन लोगों ने खुद के मकान नहीं बना पाए, आप कभी भी जाना अफगानिस्तान या कहीं भी, मतलब जहां से मुगल या ये संतलें आई थी, आप वहां पर जाकर देखना, कच्चे मकान हैं, अपने पक्के मकान भी नहीं बना पाए हैं। वो कहाँ है उनके? यहाँ पर तो चलो उन्होंने किले बना दिए, यहाँ पर वो चीजें बना दी बड़े। अरे बहुत सारे लोग कैमरे के सामने आकर कहते हैं कि अरे ये तो हमारे बुजुर्गों की, अरे कहाँ तुम्हारी? सब पर आकर कब्जा किया है, वो भी गलती किसकी? भारतीयों की। मैं भारतीय कहूंगी उन सबको। तलवार की नोक पर सलवार अपनाने वाले, मैं क्या कहूं उनसे। दूसरी बात, यहां पर जयचंद ने जो किया, जयचंद ने अपनी करनी का फल भोगा, लेकिन पूरे भारतवर्ष को उसकी करनी का भुगतान भरना पड़ा। यहां से सोने को ले जाया गया। उन्होंने देखा कि हम इतने सोने को, यहां से चांदी को नहीं ले जा सकते, तो वो यहां पर अपनी रियासत जमाने लगे। यहां पर उन्होंने अपना पांव जमाया, यहां तक कि एक किताब लिख डाली, और उस किताब के नियमों पर यहाँ पर गजनी से लेकर आपके औरंगजेब से लेकर अकबर से लेकर पूरे सियासत ने अपनी सियासती बातें लोगों में फैलानी शुरू कर दी, अपने धर्म को बढ़ाना शुरू कर दिया। जो लोग सेना में भर्ती हुए थे, जो भारतीय लोग सेना में भर्ती हुए थे, अब वो पक्के यहाँ पर मुगल हो चुके थे। किसकी गलती है? जापानी ने साफ साफ कह दिया, भारतीय चुप सुन रहा था। चलिए यहाँ पर जापानी कहता है कि चलिए आपको एक और आपकी गलती गिनाता हूं, आपके भारतीयों की गलती। यहाँ पर जो सीना तान कर आंदोलन करते हैं और रोड पर बैठ जाते हैं, किसी का आना जाना बंद कर देते हैं और अपनी मनमानी यहाँ पर जो करते हैं, उनकी सच्चाई आपके सामने रखता हूं। सच्चाई दूसरी सुनोगे। अंग्रेज कितने लोग यहाँ पर आए थे? कितने आए थे? यहां पर ये भारतीय कहता है कि करीबन 10,000 होंगे। जब उन लोगों ने धीरे धीरे यहाँ पर पांव जमाया, यहाँ पर ये कहते हैं कि जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग किया था, तो वहां पर गोली चलाने वाली सेना कौन थी? ये अपनी नीची गर्दन करके कहता है कि गोली चलाने वाली या ट्रिगर दबाने वाली सेना हमारी अपनी थी, यानी हमारे लोग भारतीय लोग थे। जब वो गोली चला रहे थे उन लोगों पर, तो यहाँ पर जो जड़वंत थे वो मौन होकर खड़े रहे। जड़वंत मौन होकर खड़े रहे। जो ट्रिगर भारतवासियों के ऊपर चल रहा था, क्या वो जनरल डायर के ऊपर नहीं चल सकता था? पासा उसी वक्त पलट जाता था। लोगों को तो मरना था, लेकिन बाजी तो बदल जाती। कौन धोखेबाज है बताइए दोस्तों। यहां पर भी बहुत बड़ी बात निकल कर आती है, सच्ची और हकीकत बात है, सुने तो रूह थर्रा जाए। ये जापानी कहता है कि ये भी हमने इतिहास में ही पढ़ा है, हम देखने के लिए नहीं गए भारत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तुम्हारा इतिहास हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये सीख दी जाती है कि भारत जैसे, भारतवासियों जैसा दोगला सीना मत रखना। केवल पेट का ख्याल मत रखना, देश का भी ख्याल रखना। आज जो पेट भर रहे हैं ना, और जो जेब भर रहे हैं, वो कान खोलकर सुन लीजिए।
ये बातें सत्य हैं और लिखी हुई हैं, इन्हें कोई झुठला नहीं सकता। दोस्तों अब यहाँ पर तीसरी बात ये कहता है जो जापानी होता है कि भाई आपका देश जब आजाद हुआ था, आपके देश में यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जिस पार्क में छुपे हुए थे, अल्फ्रेड पार्क में, कौन ने खबर दी थी? कुछ सिक्कों के लिए तुम्हारे ही भारतवासियों ने अंग्रेजों को बताया था कि चंद्रशेखर आजाद वहां पर छुपा हुआ है। भगत सिंह के पीछे किसका हाथ था? भारतवासी ही था जिसने खबर दी थी। सूरजमल जाट ने जब दिल्ली पर चढ़ाई करी थी ना, तो वो भारतवासी ही थे। वो भारतवासी थे जिन्होंने बारूद की जगह सरसों को बोरियों में भरकर सूरजमल को दिल्ली पर चढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। वो अपने ही दोगले लोग थे, कहीं और से नहीं आए हैं। हमें जो इतिहास सिखाते हैं, पहले अपने गिरेबान में हमें झांकना होगा और हमें सोचना होगा कि हमने क्या गलत किया है और अब भी हम क्या गलत कर रहे हैं। हमारी जो ये आदत है ना, आओ सीने से लग जाओ, खंजर तैयार है, और अपनी कमर को कसकर किसी को गले लगाना। हमारे यहाँ पर अंग्रेज जब आए तो हमने क्या किया? क्या किया पता है आपको? मुगल जब आए, उनकी मेहमान नवाजी में मैं क्या कहूं आपसे, महिलाओं को परोस दिया। उनके लिए कबाब और सबाब का इंतजाम क्या कोई वो खुद करके लेकर आए थे? जो भूखे मरते थे उनके लिए कबाब और सबाब सबका इंतजाम आप लोगों ने और हमने ही किया था। अंग्रेज जब आए थे तो उनको खुश करने के लिए हम हर सीमा पार कर देते थे। हमने उनकी गुलामी खुद ने स्वीकार करी है, उन्होंने हमें गुलाम नहीं बनाया, हम खुद गुलाम बने हैं और वही गलती हम अब दोहरा रहे हैं। मैं किस हद तक आपसे कहूं, कैसे कहूं, जब मैं ये चीजें पढ़ती हूं ना और जब ये चीजें मैं सोचती हूं तो मेरा दिल भर आता है। मैं सोचती हूं कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी एक मूर्खता के चलते, इस पेट सिक्के सोने चांदी की चमक में। ऐसे की ऐसे ही हैं, कुछ बदला नहीं है। और जिन लोगों ने फायदा उठाया ना, वो सोना लूट कर ले गए, कुछ ने यहीं पर लगाया और सब कुछ आप लोगों के सामने है। आप लोगों से क्या छुपाया जा सकता है? जापानी इंसान ने कहा कि जब चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को यहाँ पर इस दुनिया से दूर भेजने की तैयारी करी जा रही थी, उस वक्त तुम्हारा देश दूसरे दिन जश्न मनने वाला था। अगर महात्मा गांधी और नेहरू चाहते तो वो अपनी पूरी जिंदगी जी कर जाते। असली आजादी की लड़ाई उन लोगों ने लड़ी है। और क्रेडिट किसको देते हैं हम दिन रात? किसको देते हो तुम क्रेडिट? पता है आपको? कहते हैं ना कि लड़े फौज नाम राजा का। वो तो भैया अंधों में काना सरदार हो गया। अब अंधों में काना सरदार तो बनेगा ही। क्यों हुआ ऐसा? हमारी कमी। हमने 2 सिक्कों के लिए किसी की जान को नहीं देखा। वहां पर छुपा हुआ है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। ये हमारी कमी रही थी। हमने अपने ही लोगों को अपने हाथों से इस दुनिया से दूर किया है। जलियांवाला बाग याद करो, किसी की गलती नहीं है। बंदूक के अरे सामने 10 मर रहे हैं तो भैया एक को मारकर बेशक हम मर जाएं, ये सोच होनी चाहिए। अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अगर हमारी जान की बाजी भी लग जाए तो वो भी बड़ी नहीं है। तो यहाँ पर ये बड़ा बहुत हिसाब से कहते हैं कि हमने जो आपका इतिहास पढ़ा है तो हमें सख्त हिदायत दी जाती है। यानी जापानी लोगों को उनकी सरकार के जरिए और उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके जरिए उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है, क्योंकि जापान ने भी सब कुछ झेला था। तो उन्हें हिदायत दी जाती है कि भैया भारतवासियों से दूर रहना। वो पेट का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, देश का ख्याल नहीं रखते हैं। उनकी जेब बड़ी हो सकती है लेकिन देश के लिए वो अपनी जेब भर सकते हैं, देश के लिए काम नहीं करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये कहता है कि अब मैं तुम्हारे सामने वो चीजें रखता हूं। हांगकांग के लोग और यहाँ पर जो हांगकांग के लोग थे वहां पर भी अंग्रेज गए थे, वहां पर भी उन्होंने इसी तरह की नीति चलाने की, राजनीति चलाने की कोशिश की थी। लेकिन हांगकांग के और सिंगापुर जैसे देशों के लोगों ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। एक भी व्यक्ति इनकी सेना में भर्ती नहीं हुआ। हांगकांग देश का इतिहास आप उठाकर देखिए उठाकर। तो क्या कहूं मैं, हमारे यहाँ पर तभी हम भारतवासियों से, हाँ ठीक है भाई आज का जमाना है, आपको पढ़ना है, आपको यहाँ आना है, आपको यहाँ पर काम करना है, हम भी भारत जाते हैं, लेकिन हम आपसे मतलब मिलनसार नहीं हो सकते, आपको अपने घर में जगह नहीं दे सकते।
अब बताइए गलती किसकी है? किसकी गलती है? कहाँ है गलती? हाँ, हम कहते हैं हमारे साथ अत्याचार हुआ, लेकिन ढील किसने दी? हमारे अपनों ने। बड़े बड़े ठेकेदार बन गए गांव के, जिनसे बड़े बड़े कहते हैं ना यहाँ पर बोला जाता है कि भाई जिम्मेदार, बड़े जिम्मेदार छोटे जिम्मेदारों को टॉर्चर करते हैं। अंग्रेजों को अपनी हवेलियों पर दावत पर बुलाया जाता था और उनको प्रसन्न किया जाता था। किसके लिए? दमड़ी के लिए, पैसे के लिए। पैसा चाहिए था। देश जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, हमारे देश की व्यवस्था खराब हो जाए, अरे मैं कहाँ करूंगा? दूसरा तो कर ही नहीं रहा है, मैं कैसे कर सकता हूँ? बहुत बड़ी बात है। बदल लो अपने आप को, वक्त है, समय है। एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि इस देश में इस देश की बात नहीं है, पूरे विश्व से भगवान का नाम मिट जाएगा। आएगा, कलयुग में लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है, हम उसे बदल थोड़े ही सकते हैं। यहाँ से अपने आप को निकालो, अपने आप को बदलो, भगवान का नाम जप करो। तभी तो कहते हो चीख चीख कर, भाई भगवान का नाम जप करो, अपने आप को बदलो। हमने बहुत कुछ झेला है, हम जन्म लेकर यहीं आने वाले हैं, कहीं और हम जाने वाले हैं नहीं। ये बात तुम गांठ बांध कर रख लो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पुण्य भी कर जाते हैं। तो हमारा जो ये मिक्सर हुआ पड़ा है ना, जो हम दान पुण्य करते हैं, प्रेम भी दिखाते हैं, भाईचारा भी दिखाते हैं, तो आना तो भैया यहीं पर है। तो जापानी ने बड़ी खूबसूरत सी बातें कर और उस भारतीय से हाथ मिलाया और कहा कि भाई भारतीय लोगों से तो दूर की ही नमस्ते अच्छी है, पेट का ख्याल रखने वाले देश का ख्याल क्या रख सकते हैं। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी है ना, तो इसको दबकर शेयर करना। बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत घटना है। दोस्तों कैसी लगी आपको, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज अपने परिवार का नाम लेने की बारी है। कई दिनों से नाम नहीं लिए जा रहे हैं। तो कैसा है मेरा प्यारा परिवार, मेरा YouTube परिवार? लेकिन मेरे परिवार के अंदर बहुत ईमानदारी है। मेरा परिवार हमेशा भगवान का नाम जप करता है। मेरा पूरे भाई बहन, मेरी माएँ, बहुत प्यारी माएँ हैं मेरी। ऐश्वर्या माँ, कहाँ हो आप? बहुत अच्छी माँ है मेरी माँ। शायद इनकी ही वजह से देश चल रहा है, ऐसे लोगों की ही वजह से जो बहुत ईमानदार और बहुत प्यारे होते हैं। आज हमने एक ऐसे चैप्टर या टॉपिक पर बात की है जो बहुत जरूरी था। चलिए अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो हमारे परिवार का हिस्सा है। पुरुषोत्तम नागी, बहुत बहुत धन्यवाद। धोड़ा माँ दाशी, आपका नाम मेरी समझ में नहीं आया है, टीम मेंबर ने नाम कैसे लिखा है। धारी सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी कैसे हो? पिंकी बहन कैसी हो? लूनाराम मोदी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे भाई हैं। संजोग भाई कैसे हो? नंदा सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा राठौर, अरे तीसरी बहन हमारी परिवार में आ चुकी हैं। हीरा कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा राठौर प्यारी बहन कैसी हो? डॉक्टर सुरेश सोनी भाई कैसे हो आप? आपके बिना तो हमें बहुत ज्यादा अजीब लगा था चैनल पर मेरे भाई वापस आ गए हैं। तुलसी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा मेरे भाई हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं। थैंक यू प्यारे बड़े भाई। सुमित्रा पौर कैसी हो प्यारी बहन? अंजलि आर्या, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा यादव, बहुत अच्छे भाई हैं। ब्रजलाल ट्रंक, बहुत बहुत धन्यवाद। टंक है ये अंकी बिंदी। पवन भाई कैसे हो? अंजना कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। मधुपमन माँ कैसे हो प्यारी माँ, ठीक हो आप? मधुपमन माँ मुझे मथुरा से देखती हैं, ब्रजभूमि से हैं, बहुत प्यारी माँ है। केशव ललिता, बहुत बहुत धन्यवाद। रीता देवी, बहुत प्यारी बहन है। नीता कुंतल कैसी हो प्यारी बहन? नीलम विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। किरण शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत कैसे हो भाई? कमलेश, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र पांचाल, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद पाटिल, बहुत अच्छे भाई हैं। गुलजारी लाल, बहुत बहुत धन्यवाद। रीता राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आसफ गुप्ता, बहुत प्यारी बहन है। किरण वालिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा अरोड़ा दिल्ली से, बहुत प्यारी बहन है मेरी, बहुत ही प्यारी बहन है। केबी ज़्यादा राजकोट, बहुत अच्छे भाई हैं। राजनारायण शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार, बहुत अच्छे भाई हैं। सुनील सैनी, बहुत अच्छे भाई हैं। बेटी का बॉस, बहुत प्यारी बहन है। और आज का इनका बहुत हंसी का कमेंट है, तो मैंने साइड में लगा दिया है। इनके कमेंट को जरूर पढ़ना, बड़ा आनंद आया मुझे इनके कमेंट को पढ़कर। कैसी हो प्यारी बहन? अब आपको आवाज तो आ नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा तो हंस ही लेते हैं। योगमाया साहू, कैसी हो प्यारी बहन? जगत डागर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। डागर फैमिली बढ़ रही है, डागर आ रहे हैं चैनल पर। योगमाया साहू कैसी हो बहन? एस कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्त्य भाई,
अगस्त्य भाई का कमेंट काफी दिनों में आया है, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, बहुत प्यारे भाई हैं मेरे। सुरेंद्र पाल कौर जो कि मुझे विदेश से देखती हैं, बहुत प्यारी बड़ी बहन है। विक्रमजीत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। देवी तारा बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। अलका मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास भाई कैसे हो आप? कृष्णा अर्चना बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास भाई आप कैसे हो? भूप सिंह भाई बेटी कहकर बुलाते हैं, तारक चंद पलवल से हैं। यहाँ पर यशवंती माँ कैसे हो आप? ठीक हो? बिमला दलाल माँ आप कहाँ पर हो? नजर नहीं आ रहे हो, ठीक ठाक तो हो? घर पर सब ठीक है? यहाँ पर मेरी बबीता सिंह दिल्ली से, ये बहन भी नजर नहीं आ रही हैं, कहाँ पर हो? और मेरी माँ ललिता माँ हरियाणा से, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रंजीत कुमार मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना चंदेल बहुत अच्छी बहन है। तारक चंद पलवल से बहुत बहुत धन्यवाद। राजाराम भाई कैसे हो? नारायण स्वरूप बहुत बहुत धन्यवाद। राजाराम भाई के 2 बच्चे हैं, बहुत खूबसूरत से हैं, ढेर सारा आशीर्वाद उनके लिए। खुशी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू चौधरी इनके भी 2 बच्चे हैं, मेरी बहुत प्यारी बहन है, फेवरेट बहन है, फेवरेट लिस्ट में है, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता सिंह दिल्ली से। सीमा हमारी बहन लखनऊ से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, उनके पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है। ललिता यादव माँ कैसी हो? रश्मि बहन कैसी हो? जयश्री सोलाटू बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय कैसी हो प्यारी बहन? और मेरी एक बहन है जो मुझे गुड़िया कहकर बुलाया करती थी, लेकिन अब नजर नहीं आ रही हैं। प्यारी बहन मैं आपको याद कर रही हूँ, कहाँ पर हो आप? आज एक भाई हैं जो हमारे परिवार में शामिल होने के लिए आए हैं और कहा है उन्होंने, बहुत ही, मैं उनका कमेंट साइड में डाल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, आपका हमारे परिवार में स्वागत है और आप हमारे परिवार का अब एक हिस्सा बन चुके हैं। हर रोज आपसे बातें होंगी और बातें आपको करनी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, पूरे परिवार को दिल से धन्यवाद। और ये स्टोरी कैसी लगी आप लोगों को? क्या उस जापानी की सोच सही है या यहाँ पर हम गलत हैं या जापानी गलत है? आप ये राय पे अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय